Hello everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCERT ज्ञान। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 6 की सिविक्स की बुक NCERT हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो अगर जो नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर को देख कर आइए, उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, 17 मिनट की लगभग वीडियो है, तो उसमें आप लोगों को पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का दिया गया है। तो आज हम लोग डायरेक्ट इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज वर्ड दिख रहा है, विविधता, और सेकेंड वर्ड क्या है, भेदभाव। तो विविधता का तो पूरा डिटेल चैप्टर 1 में दिया हुआ है, वो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और ये सारी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आप लोग जाइएगा तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप किसी भी जगह से गुजर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन आपको देखकर आपका मजाक उड़ाता हो, या कोई व्यक्ति क्या है आपको देखकर अलग सा ही मुंह बनाता हो या आपसे दूर भागता हो कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और आप उसके पास रहना चाह रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये इसी तरह की जो फीलिंग है उसके बारे में ये चैप्टर है कि हमें किसी दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव रखना चाहिए, कैसा हम लोग को उसके साथ बिहेव करना चाहिए। जैसा हम लोग दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हम लोगों को भी दूसरे के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी काम को करने से किसी दूसरे को दुख होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर अगला इंसान मेरे साथ वैसा करेगा तो हमें भी क्या दुख ही होगा। तो पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए आप लोगों को एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप लोग देखकर समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि सारे बच्चे क्या हैं, अलग हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक अलग बच्ची दिख रही है, यहाँ पे एक बच्चा है जो अंधा है और इसके हाथ पे छड़ी है, और यहाँ एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, और व्हील चेयर पे बैठा हुआ है लेकिन इसके बगल में देखिए एक अपने पैरों पे खड़ा है लेकिन ये व्हील चेयर पे बैठा है। और ये बच्चे को देखिए, इस बच्चे में आप लोगों को क्या कमी लग रहा है, देखकर कोई भी बोलेगा कि नहीं ये तो पूरा कपड़ा इसके पास नहीं है, या गरीब बच्चा होगा, ऐसा आप लोग देखकर बताइएगा। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या एक साथ यहाँ पे सभी लोग को खड़े खड़े दिखाया गया है, यानी कि हम लोगों को सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, अपने समाज में रहते हैं तो हम लोगों को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, और हम लोगों को किस तरह से एक अच्छा समाज बनाना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है आप लोगों को, पूर्वाग्रह। तो ये पूर्वाग्रह आप लोगों को क्या है, तो ये पूर्वाग्रह जो है इसका अर्थ अगर हम देखें तो है कि जब हम किसी के बारे में, मान लीजिए कि अगर हम किसी भी व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है, तो हम लोग उसके बारे में क्या है पहले से ही राय बना लिए, या एक व्यक्ति भी हो सकता है, या एक देश के बारे में भी हो सकता है, तो या एक कोई भाषा के बारे में भी हो सकता है। तो हम लोग क्या है पहले से ही अपनी राय बनाकर बैठ गए हैं कि नहीं ये व्यक्ति जो है वो कंजूस ही होगा, या ये व्यक्ति जो है वो आलसी ही होगा, या ये देश के लोग जो है वो आतंकवादी ही हो सकते हैं, ये देश के लोग जो है वो सभ्य ही हो सकते हैं, या इस तरह की हम लोग क्या है मतलब पहले से ही धारणा बनाकर बैठे हुए हैं। उस चीज को हम पूरी डिटेल पे नहीं जानते, फिर भी हम लोग क्या है उसके बारे में पहले से सोच लेते हैं कि नहीं ये है, कोई पर्सन ए है तो वो कंजूस ही होगा, कोई पर्सन बी को देखे तो बोले नहीं ये पक्का ईमानदार होगा। इस तरह की जो हम लोग धारणाएं बना लेते हैं उसे ही हम लोग क्या करते हैं, पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व मतलब पहले से ही हम लोग क्या है कोई भी चीज को मान लिए हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोग देखिए,
एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ वर्क दिया हुआ है, उसे पहले आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग को ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है ग्रामीण लोग के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बताना है। अगर हम आपसे पूछें कि ग्रामीण लोग यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं उसके बारे में बताइए कि वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। तो किसी बच्चे से पूछेंगे, मान लीजिए, या किसी पर्सन से पूछेंगे कि क्या आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, नहीं, आधे से ज्यादा शहर में भी रहते हैं। इसी तरह से ये पूरी बातें जो हम लोग पूछेंगे कि ग्रामीण लोग हमारे स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो बोलेंगे जनरली लोग क्या बोलते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि बोल सकता है कि नहीं, वो लोग अंधविश्वासी नहीं होते। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो जब हम इसी आधार पर देखेंगे तो गांव वाले लोग और शहर वाले लोग, ये दोनों के बीच में हम लोग अपनी धारणाएं बना लेते हैं कि जैसे शहर के लोग हैं तो ये लोग क्या है, खेती बाड़ी नहीं करते होंगे, सिर्फ ऑफिस में ही काम करते होंगे। ऐसा भी हम लोग क्या है, बचपन में क्या थे, सोचते थे कि ये शहर से आया है, ये तो कुछ भी नहीं जानता होगा खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं भी हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है कि हो सकता है सच में उसको नहीं पता हो खेती बाड़ी के बारे में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे भी बेहतर जान सकता है। तो हम लोग क्या है, किसी को जाने बिना उसके बारे में जो भी धारणाएं बनाकर बैठ जाते हैं पहले से ही, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे उसी बातें आप लोग को समझाई गई है कि पूर्वाग्रह किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम कई चीज के बारे में पूर्वाग्रही हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग क्या है, पूर्वाग्रही टाइप से सोचने लगते हैं। जैसे कि किसी के धर्म के बारे में सोचने लगते हैं कि इसके धर्म में पूजा पाठ होता होगा, साथ में ये लोग क्या है, मांस मछली भी उस दिन खा लेते होंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी धर्म के बोलते हैं नहीं, इस धर्म में पूजा के साथ मांस मछली एकदम नहीं खाया जाता है, तो हम लोग पहले से ही पूर्व धारणाएं बनाते हैं देख कर लोगों को। फिर अगर किसी का रंग गोरा है तो हम लोग सोचते हैं वो बहुत सुंदर होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सुंदर ही, गोरा रंग है तो वो सुंदर ही होगा, हो सकता है वो मन से सुंदर ना हो। तो उसकी चमड़ी का रंग यानी कि स्किन कलर को भी हम लोग देखकर कभी कभी क्या सोच लेते हैं, किसी इंसान के बारे में उल्टा सोच लेते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी चमड़ी का रंग यानी स्किन कलर अगर गोरा है तो सच में वो अच्छा एक इंसान भी हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब किसी के बारे में हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिर भी उसको देखकर जो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि किसी को देखे तो नहीं, ये चीज कोई भी, हम जब मान लीजिए एक दुकान गए, अगर उस किसी चीज को हम बहुत अच्छे से पैकेट में एकदम अच्छे से पैक है, उसको हम लोग देख कर बोलते हैं वाह इसमें तो बहुत अच्छा ही चीज होगा। पता चला खरीद कर घर ले आए, खोले, खाए, सारा मजा खत्म, बोले अब दोबारा से तो इसको खरीदेंगे ही नहीं। तो इसी तरह की जो पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, तो हो सकता है वो सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। तो हम लोगों को क्या है, पहले सब चीजों को अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से परखना चाहिए, तभी हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी बातें निगेटिव हो या पॉजिटिव हो बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए इस चैप्टर पे क्या दिया है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, एक आप लोगों को शीर्षक यहाँ पे है लड़के और लड़की में भेदभाव। अब लड़के और लड़की में भेदभाव कहने का क्या सेंस है, हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। आप में से और हम में से कितने लोग ऐसे होंगे कि अपने आसपास ये चीज होते हुए देखते हैं, क्योंकि हम सब भी एक सोसाइटी से ही आते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। तो हम लोग अपने दिनचर्या में ये चीजों को कहीं ना कहीं देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ हो भी रहा हो या तो हमारे साथ हुआ हो। तो इस तरह का चीज हम लोग महसूस करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यही बोला जा रहा है कि हमारा जो सोसाइटी है वहां पे लड़का और लड़की ये दोनों में क्या है, भेदभाव किया जाता है, यानी डिफरेंस किया जाता है। तो अब किस तरह से डिफरेंस किया जाता है वो देखिए। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है,
यानी कि अगर कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है तो इसका मीनिंग क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि वो एक लड़का है एक लड़की है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि हमारे सोसाइटी में कैसे डिफाइन किया जाता है। आप में से कई लोग कहेंगे, अगर आप लोग से ही हम पूछेंगे कि एक लड़की है और एक लड़का है, बताइए ये लड़की है तो इसका मतलब क्या है और ये लड़का है तो इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं तो ऐसे ही होता है। ये भी बोल सकते हैं कि हम लड़की जन्म लिए तो हम लड़की है, हम लड़का जन्म लिए तो हम लड़का है, सीधा सीधा जवाब। इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि लड़का और लड़की में क्या अंतर है, वो तो दिख रहा है कि हम लड़की जन्म लिए तो लड़की है, लड़का जन्म लिए तो लड़का है। आइए देखें कि सच्चाई क्या है, या सच्चाई कोई और भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, चलिए अब आप लोगों की तो बातें हो गई, अब यहाँ सच्चाई क्या है हमारी सोसाइटी का वो देखते हैं। हमारा सोसाइटी क्या सोचता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। नीचे दिया गया है, इसमें से आप लोगों को बोला गया है तालिका को भरना है और अपना जो आंसर है उसका कारण क्या है उस पर भी हम लोग को डिस्कशन करना है। तो एक बोला जा रहा है कि वो बहुत ही सुशील है। तो अगर आपसे पूछे कि हम बोलेंगे कि चलिए बताइए, हम किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, बोले वह बहुत सुशील है, तो बोलेंगे बताइए आप लोग कि हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि आप पक्का लड़की के बारे में ही बात कर रहे होंगे कि लड़की ही सुशील होती है। तो इस तरह कोई एक्सेप्शनल होंगे जब अभी के टाइम में भी जो बोले कि नहीं लड़का के बारे में बोलेंगे वो सुशील है। हमारा सोसाइटी इसी तरीके से बोलता है कि वो बहुत सुशील है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, और वे जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी शालीनता से, बहुत मधुर, बहुत स्वीटनेस है उनकी बातों पे। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, और एक के बारे में बोला जा रहा है कि वो शारीरिक रूप से यानी कि बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत ताकतवर है, बाहुबली जैसे। वे शरारती हैं, यानी कि एक बोलेंगे कि वो बहुत नटखट है, मतलब बहुत शरारत करता है, कभी कुछ सामान छिपा देता है, कभी कुछ सामान दूसरे को दे देता है, कहीं और से उठाकर अपने घर पे ले आता है, इस तरह के भी शरारत हो सकते हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, फिर बोलेंगे कि वो डांस करने में और पेंटिंग करने में बहुत ही निपुण है, यानी कि बहुत ही मास्टर है उसमें, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं या बहुत अच्छे डांस करते हैं। वे रोते नहीं। अब किसी के बारे में बोले कि बताइए वो कौन है, लड़का है या लड़की है जो रोते नहीं, तो आप लोगों के आधे से ज्यादा लोगों के मन में होगा कि लड़के हैं वो रोना नहीं है, लड़के लोग को ईगो हर्ट हो जाएगा, एकदम लड़के को रोना नहीं चाहिए, बट ऐसा आगे आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे है वे उद्यमी है, यानी कि बिजनेसमैन। वे खेल में निपुण है, यानी कि वो बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, मतलब जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, लूडो, खेल में कुछ भी ले सकते हैं। वे खाना पकाने में निपुण है, वे भावुक है। ये सारी जो बातें बोली गई है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या क्या बातें बोली गई है। यहाँ पे एक तरफ है लड़का और एक तरफ है लड़की, तो ये पांच जो है वो पांच में आप लोग को लिखना है कि लड़का के बारे में इस सारे जो लिस्ट में से लड़का के बारे में क्या सुटेबल आप लोगों को लगता है और लड़की के बारे में क्या सुटेबल लगता है, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखिएगा। और इसके लिए आप लोग को पता चलेगा कि आपकी सोच, अगर आप इसे दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं, यही काम को अपने दोस्तों को भी बोलिए कि करने के लिए, फिर आप लोग एक दूसरे से मैच कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी सोच और आपके दोस्त की सोच में कितना डिफरेंस है, या तो कितनी सेम बातें आप लोग सोचते हैं। आइए कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी हम लोग समझते हैं इस चैप्टर की क्या बातें बोली गई है। यहाँ पे बोलता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो कौन बोल रहा है, ये जो बच्चा है वो बोलता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी मैं दुखी हो जाता हूँ। क्योंकि ये बच्चा दुखी हो जाता है, क्यों, क्योंकि लोग इसका क्या है मजाक उड़ाते हैं, और ये इसके लिए नई बात नहीं है,
ये इसके लिए हर रोज की कहानी है कि ये बच्चा कहीं भी जाता है तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना है कि क्या अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, यानी कि इस बच्चे की जगह अगर आप या मैं होते तो क्या करते। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता तो हमें कैसा लगता, हमें क्या महसूस होता, ये बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे भी एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, इसे भी इसी तरह की बातें सुनने को मिलती है। इस ये बोलता है कि मुझे तो अपने घर से निकलने में भी अब शर्म आती है, क्योंकि लोग जो है इस तरीके से हमें देखते हैं कि मुझे बहुत शर्म आती है घर से बाहर निकलने में। यहाँ बच्चा एक है व्हील चेयर में और पेंटिंग कर रहा है, तो ये बोलता है कि लोग सोचते हैं कि मेरा जो है टांग लड़खड़ाता है, यानी कि मेरा पैर जो है वो सही से काम नहीं करता, तो मतलब कि मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। तो एक बातें ये बोल रहा है कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन इसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग करना जानता है। तो ऐसी जरूरत नहीं है कि जिसका पैर काम नहीं कर रहा है तो उसका दिमाग भी नहीं काम करेगा। सिर्फ उसका पैर नहीं काम कर रहा है, लेकिन सारी चीजें क्या है, नॉर्मल इंसान के जैसा ही काम कर रहा है। ये इस इमेज के थ्रू शो करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ देखते हैं क्या है। अगर हम कथन को ले, यहाँ पे आप लोग को जो पहले लिस्ट दिखाएं उसी में से कुछ बातें बोली जा रही है कि अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं, यानी कि किसी के बारे में अगर हम बोल रहे हैं कि वे रोते नहीं हैं, एकदम से नहीं रोते हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप हमारी सोसाइटी में जाओगे तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा कि बचपन में अगर कभी कोई बच्चा गिर जाता है तो वो रोते रोते घर आया कि हम तो भाई गिर गया, दर्द तो उसको भी हो रहा है। फिर उसके घर में आने के बाद उसे क्या बोला जाता है कि रो क्यों रहे हो, तुम लड़के हो, लड़के क्या करते हैं, रोते नहीं हैं। अब उसके बच्चा अब बच्चा तो क्या होता है, मन का सच्चा। बच्चा इतना नहीं जानता है कि हम लड़का है और लड़की है तो हम लोग एक दूसरे रो नहीं सकते हैं, हम लोग का काम अलग है, हम लोग का रहन सहन का तरीका अलग है। वो तो बस बच्चा है, लेकिन बच्चे के मन में सबसे शुरू में जब वो बात बोला जाता है तो बच्चा सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया। तो बच्चा सोचता है ओ मतलब कि हम लड़के हैं और हमें कुछ भी हो जाए हम लोग को रोना नहीं है। तो बचपन से ही क्या है, हमारी सोसाइटी के थ्रू ये बातें हमारे दिमाग में डाल दी जाती है कि रोना लड़कों का काम नहीं है, रोएगी तो कौन, लड़कियां रो सकती है लेकिन लड़के रो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। दर्द दोनों को होता है, कहीं गिर गया बच्चा तो उसको भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना एक बच्ची को होगा। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आती है, हमारी सोसाइटी से डेवलप हो जाती है। हमारे हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है छोटे से ही कि हम लड़के हैं तो हमारा अलग तरीका है जीने का, लड़की है तो उसका अलग तरीका है जीने का। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रोवो मत, तुम तो लड़के हो। और घर में लोग जनरली यही बोलकर बच्चे को चुप कराते हैं कि तुम रो मत क्योंकि तुम लड़के हो, चोट लग गया है एकदम शांत से रहना है, फिर भी नहीं रोना, दर्द भी दे रहा है तो नहीं रोना है तुम लोगों को। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। कहने का सेंस आप समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। बच्चे के दिमाग में क्या इस इमेज बनेगा कि वो लड़के हैं मतलब कि वो बहादुर हैं, मतलब कि वो बहादुर का उनका इमेज बन चुका है कि वो बहादुर होते हैं और उनको रोना नहीं है। और जैसे जैसे वही बच्चा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो वो उसमें अंदर से बिलीव आने लगता है, वो विश्वास करने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि विश्वास की शक्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगर हम बचपन से अपने बारे में जो सोचेंगे कि नहीं हम ये काम को कर सकते हैं, तो हम बड़े होते होते या जरूर अपनी कोशिश के थ्रू वो काम को हम कर ही लेते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो अपने आप को रोक लेता है। और अभी भी आप सोसाइटी में जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे लड़के क्या हैं, अभी भी अगर रोना आएगा तो वो रोएंगे किसी के सामने नहीं, वो क्या करेंगे, अपने आप को रोक लेते हैं। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है और वो सोचता है कि अगर हम रोए यानी कि हमको लोग क्या है, कमजोर समझेगा,
इसलिए हमको रोना भी आ रहा है तो क्या है, हमको नहीं रोना है, अपने आप को रोक के रखना है। और यहाँ बोला जा रहा है, हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है। और ऐसा नहीं है कि लड़की है तो दिन भर रोते रोते खाना बना रही है, रोते रोते ऑफिस जा रही है, ऐसा भी नहीं है। या लड़के हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम उनको रोना नहीं आता होगा, दोनों को रोना आता है। यहाँ यही बताया गया कि ऐसा डिफाइन नहीं है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। रोना क्या है, लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी ना कभी मन में आता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। अगर उन्हें किसी चीज से गुस्सा आया तो भी वो रोते हैं, या कोई चीज उनके मन को चोट पहुंचाता है तो भी वो रोते हैं। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अब बचपन से ही हमें बताया जा रहा है कि हमें रोना नहीं है, रोना नहीं, तो क्या हम वो चीज को मान लेते हैं, अपने अंदर ही वो चीज हम क्या डेवलप कर लेते हैं कि हमें रोना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। अभी भी अगर आपके सामने अगर आपका दोस्त आकर रोने लगे अचानक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, अरे यार तुम लड़का है क्यों रो रहा है इतना, तुमको क्या हो गया ऐसा भी कि तुमको रोने का जरूरत पड़ गया। तो अभी तो बहुत जगह क्या होता है, लोग समझते हैं, हमारी सोसाइटी में भी बहुत चीजें आगे बढ़ गई है, बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो गए हैं, ये सारे डिफरेंसेस बहुत हद तक कम हो गए। लेकिन फिर भी लोगों के मुंह से यही बातें निकलेगी कि तुम क्यों रो रहा है, क्या हो गया, इतना भी बड़ा कि लड़का होके तुम रोने लगा। तो इस तरह की बातें यहाँ बताई गई है। तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या हमारी एक तरह से है कि हम लोग का रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो हम लोग मान कर बैठे हैं, और जो हमारे बचपन में हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि हम लोगों को रोना नहीं है, किसे रोना चाहिए, किसे नहीं रोना चाहिए, किसे खाना बनाने का काम करना है, किसे ऑफिस जाने का काम करना है। तो ये सारी धारणाएं के बारे में यहाँ बताई गई है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। तो ये सारे बातें जो है रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उसका कहने का मतलब क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेना। तो जब क्या होता है, सभी लोग को हम क्या करते हैं, एक ही फ्रेम में बांध देते हैं, यानी कि एक ही फ्रेम में सभी को कवर कर लेते हैं और उनके बारे में एक पक्की यानी फिक्स धारणा बना देते हैं। जैसे यहाँ एक बच्चे के बारे में बना दिया गया, लड़के के बारे में बना दिया कि लड़के नहीं रोते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक पक्की धारणा बना दी गई और सारे लड़के को इसी फ्रेम के अंदर रख दिया गया कि सारे लड़के जितने भी हैं वो रोएंगे नहीं, चाहे कितना भी उनको दुख हो, लड़के क्या है नहीं रोते हैं, तो मतलब ये फिक्स बात है कि नहीं रोएंगे। तो इस तरह की जो धारणाएं हमारे सोसाइटी में है, इसी को हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी धर्म के बारे में हम लोग ऐसा बना लेते हैं, किसी भी लिंग के बारे में, लड़का है या लड़की, किसी भी कास्ट के बारे में बना लेते हैं कि वो है तो नीची जाति का है तो यही काम करेगा, अगर वो महार है तो वो जूते सिलने का ही काम करेगा, अगर वो पंडित है तो वो पूजा कराने का ही काम करेगा। तो इस तरह की भी धारणाएं जो हम लोग के समाज में फिक्स कर दी गई है, तो वो भी एक रूढ़िबद्ध धारणाएं के अंतर्गत ही आती है, यानी कि वो भी रूढ़िबद्ध धारणा ही है। जैसे कि किसी के बारे में हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये बहुत कंजूस है, ये इंसान तो एकदम, तो हो सकता है वो आपके सामने कंजूस हो, उसकी कुछ मजबूरी हो, वो फालतू में पैसा खर्चा ना करता हो, उसे उसे मनी सेव करने की आवश्यकता हो, तो उसकी परेशानियों को आप नहीं जानते हैं। सिर्फ अगर वो आपके सामने अगर पैसा नहीं निकाल रहा है तो आप उसे उसी चीज के लिए कंजूस बोल देते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है वो उस पैसे को बचाकर कहीं अपने लिए कहीं और खर्च करता हो, या अपने परिवार के लिए खर्च करता हो, या उसकी कुछ मजबूरी हो उसके लिए वो बचाता हो। तो हमें क्या है, ऐसी धारणाओं से बचना चाहिए। हमें पहले उसके बारे में जानना चाहिए, तभी उसके बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ देखिए अब क्या दिया गया है, एक दिया गया है असमानता एवं भेदभाव। अब ये असमानता कैसे आती है और भेदभाव क्या है, तो भेदभाव के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे भेदभाव तब होता है
जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, यानी कि बिहेव करते हैं। यानी कि भेदभाव तब हमारी सोसाइटी में आती है, यानी कि जो एक दूसरे से हम लोग जो भेदभाव करने लगते हैं, तो ये कब आती है? तो अभी आप लोगों को मैंने एक टर्म बताया था पूर्वाग्रह, और एक टर्म बताया था रूढ़िबद्ध धारणाएं। पूर्वाग्रह मतलब किसी के बारे में पहले से हम लोग कोई धारणा बना लिए, और रूढ़िबद्ध धारणाएं मतलब एक ही फ्रेम में एक धारणा फिक्स कर दी और उसी में एक फ्रेम में सबको मढ़ देना, यानी कि एक फ्रेम में बनाकर सभी को उसी के अंतर्गत डाल देना। यानी कि एक हम बना लिए कि नहीं, लड़कियां हैं तो वो खाना बनाएंगी, तो जितनी भी सोसाइटी में लड़कियां, उसे बस खाना बनाने का ही काम करना है, उसके अलावा उसे कुछ भी काम नहीं करना है, वो कभी गलती से नौकरी नहीं कर सकती हैं। इस तरह की धारणाएं पहले हमारे सोसाइटी में बना दी जाती थी, जिसके कारण आप लोग बहुत सारे चीज देखेंगे कि अभी भी क्या है, लोग क्या है, बहुत हमारा एजुकेशन का जो है तरीका, उसमें लड़की और लड़कियों में बहुत जगह अभी भी भेद किया जाता है, बहुत जगह अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता है। और अभी हमारी सोसाइटी में बहुत, समझिए, इसे ये तो कम तो नहीं, खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत हद तक क्या है, ये चीज कम हुई है। तो उसी तरह की जो धारणाएं जब हम बनाने लगते हैं, तो उसी से क्या है, लोगों के बीच में जो है भेदभाव, यानी कि असमानता एक तरह की, यानी कि अनइक्वालिटी जो है वो उभर कर सामने, यानी कि उत्पन्न होने लगती है, जन्म लेने लगती है। तो अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए, और ये सारे काम क्यों किया जाता था, लोग को नीचा दिखाने के लिए, कि नहीं तुम नीची जाति के हो, तुम्हारा काम है जूता सिलना, तुम्हारा काम है कपड़ा धोना, तुम्हारा काम है जो भी तुम्हारा काम है, उससे नीची जाति के अंतर्गत रख दिया गया था। तो वो काम अगर कर रहा है तो उसको उसी काम में रहना है। अगर वो कुछ अच्छा काम करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो लोग क्या, उसे नीचा दिखाने के लिए उसे क्या करते थे, बहुत सारी अड़चने आती थी, बहुत सारी रुकावट पैदा करते थे। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर एक कोई नीची जाति का है, किसी डिफाइन कर दिया था कि ये जाति के लोग क्या है, नीची जाति के अंतर्गत आते हैं, तो उन लोगों को क्या है, अगर जहां से ऊंची जाति के लोग क्या है कुएं से पानी लेते थे, तो नीची जाति के लोग वहां पे जा भी नहीं सकते थे, उसके आसपास भी उन लोगों को नहीं दिखता था। भले वो लोग पानी के बिना मर जाए, लेकिन वहां पे अगर आते तो ऐसे भी वो लोग उनको मार डालते। तो इस तरह की जो पहले धारणाएं थी, उसी धारणाएं के कारण क्या है, जो अभी हम लोगों की सोसाइटी में भेदभाव, असमानता दिखती है, जिसे बहुत हद तक खत्म किया गया है, वो सारी धारणाएं इन्हीं की उपज थी, कि ये धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्वाग्रह जैसी धारणाएं हम लोग क्या है बनाकर बैठ जाते थे। जैसे कि अगर कोई आया तो उसे ग्लास में पानी दिया, तो वो ग्लास को क्या करते थे, हम कभी कभी क्या करते हैं कि फेंक देते हैं लोग। तो क्या है, मतलब वो दिखाना चाह, उससे शो होता है कि वो लोग क्या, उसे अपने लेवल का नहीं मान रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसे अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो धारणाएं आ जाती हैं, उसी के कारण क्या है, भेदभाव भी जन्म लेने लगता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भेदभाव कई कारण से हो सकता है। और हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में जो है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि समीर एक और समीर दो की कहानी। तो समीर एक और समीर दो की जो कहानी थी, उसमें पढ़े थे कि एक समीर मुस्लिम था और एक समीर हिंदू था। तो दोनों में फिर भी क्या थी, दोस्ती हुई थी, दोनों एक दूसरे से बात कर पाए थे। उनमें बहुत सारी भिन्नताएं थी, उन लोगों में बहुत सारी चीजें अलग थी। एक समीर स्कूल जाता था, तो एक समीर क्या है, न्यूज पेपर बेचता था। तो उन लोगों में इतनी सारी अलग बातें थी, फिर भी क्या थे, वो एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से बात किए। तो इसी तरह की जब हम लोग ऐसे ही एक एक कोशिश करेंगे, तो ये भेदभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। और ये पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। हाँ, अगर वो समीर, एक समीर दूसरे समीर से अगर बात नहीं करता, तो वो एक भेदभाव का रूप ले सकता था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे की बातों को समझा, वहां पे क्या है, भेदभाव का जो गैप है वो बहुत कम हुआ। और अगर समीर बोलता है कि नहीं, वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे, तो क्या भेदभाव को क्या है, बढ़ाने का एक तरीका है। इसलिए हम लोगों को क्या बोला जाता है, सोसाइटी में हम लोगों को, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम, एक इंसान की तरह रहना चाहिए, ना कि हम लोग को
अलग अलग धर्मों में बांटकर लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के तरीके से रहेंगे तो हमारे बीच कभी भी धर्म, जाति, ये सारी बातें, भाषा हो गया, उनका पहनावा हो गया, खान पान हो गया, ये सब कभी भी नहीं आएगी। यही बात को इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है कि विविधता का, यहाँ पे दलित के बारे में कुछ आप लोगों को बताया गया है। यहाँ लिखा है कि दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी कि पहले जो सोसाइटी में नीची जाति के लोग जो थे, यानी कि उन लोगों को एक नीची जाति के अंतर्गत रखा जाता था, वो लोग अपने आप को क्या करते थे, दलित नाम से अपना पहचान देते थे कि वो दलित है। यानी कि दलित कुछ अच्छे सेंस में उन लोगों को नहीं बोला जाता था, उन्हें भी दुख होता होगा ये नाम बोलते हुए, लेकिन क्या है, वो लोग अपनी जाति का एक पहचान बताते थे कि वे दलित है, और उन्हीं को दलित बोला जाता था जो नीची जाति के लोग थे, और इसका इस्तेमाल करते थे। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि लोग अगर सोचा वो लोग कि अगर हम लोगों को अछूत बोलेगा तो वो लोग को ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि वो कुछ उस टाइम कर नहीं पाते थे, लेकिन वो बोले कि हमें दलित वर्ड तो थोड़ा अच्छा मिलेगा। वो उतने में ही खुश हो गए थे कि हम लोग को दलित बोलो, अछूत मत बोलो, उसी में वे खुश होते थे। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, यानी कि दलित कहने का मतलब है कि जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें समान अवसर नहीं दिया जाता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिसके कारण वो आगे बढ़ सके। अगर वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो लोग उसे आगे बढ़ने नहीं देते थे, तो इसी के कारण क्या है, ऊंची जाति के द्वारा नीची जाति को दबाया जाना, इसी का नाम दिया गया था दलित। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। यानी कि अब ये दलित जो थे उनको दबाया क्यों जा रहा था, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग थे वो पहले से ही सोच बना लिए थे कि ये जो है वो नीची जाति के लोग रहेंगे और ये हमेशा यही काम करेंगे, और इनको जो है हम लोग को दबाएंगे, इन लोग को दबाकर आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि ये लोग इसी काम के लिए बने हैं, और ये अगर उससे अधिक काम करेंगे तो क्या है, वो उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वो खतरे की तरह भी लेते थे कभी कभी कि ये अगर हमारे सोसाइटी में अगर इनको इंक्लूड कर लिए तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग क्या है, सभी एक समान प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, हर तरह के लोग, हर आपको ऑफिस में जाइएगा कहीं भी आपको कोई भी जात का बैरियर नहीं है कि हाँ सिर्फ यही जात का लोग है वो इस ऑफिस में काम करेगा, यही रिलीजन का लोग है वही ऑफिस में काम करेगा। आपको हर एक, आप देखिएगा जब भी हमारा वैकेंसी कहीं का निकलता है तो वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं रहेगा कि सिर्फ हम ये जात के लोग को ही ले रहे हैं या ये रिलीजन के लिए ही निकाले हैं, क्योंकि उसमें सभी लोगों को इंक्लूड किया जाता है, और सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी अपनी एबिलिटी का पहचान देकर उस पर अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पे बताई गई है दलित के बारे में। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि भेदभाव का सामना करने पर क्या असर पड़ता है हमारे सोसाइटी में। जो ये भेदभाव लोग में, ऊंची जाति में, नीची जाति में, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति, एक भाषा का दूसरे भाषा के प्रति, तो ये सारे जो भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, यानी कि ये सारे जो भेदभाव हमारी सोसाइटी में है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आखिर इसके कारण क्या हमारे सोसाइटी में बदलाव आए, या इसके कारण कितने लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग को इसमें दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। अभी भी देखे हैं कि लोग क्या है, अपनी आजीविका यानी अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि कोई जैसे टीचर हैं तो वो पढ़ा रहे हैं, बर्तन है, बर्तन कोई बनाता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई बढ़ई का काम करता है यानी लकड़ी का काम करता है, कोई खेती कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कपड़ा अपना प्रेस कर रहा है। तो किसी भी तरह का क्या है, हर लोग अपने तरीके से, देखिए कोई अभी जाइएगा कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो अपनी एक जिंदगी जीने के लिए लोग क्या है, अपने कामों को क्या, उसी तरह पहले भी लोग क्या करते थे, अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ कुछ काम था वो अपना करते थे, लेकिन कुछ काम को दूसरे के मुकाबले
अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। और कुछ काम ऐसे थे सोसाइटी में जिसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि नहीं ये काम तो बहुत अच्छा काम है, A1 काम है, और दूसरा काम क्या है, नहीं ये थोड़ा लो कैटेगरी का काम है। अभी भी जैसे हम लोग मान लीजिए मार्केट जाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, अभी भी आप लोग मार्केट जाते हैं तो अगर आप लोगों को एक मॉल में जो इंसान काम कर रहा है उसको देखिएगा तो आप बोलिएगा वाह चलो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप लोग एक मोची को देखिएगा जो जूता सिल रहा है तो बोलिएगा अरे यार ये कैसा काम है, मैं तो कभी नहीं करूंगा। तो इस तरह की धारणाएं लोग क्या है बनाते थे कि कुछ काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और कुछ काम को कम इंपॉर्टेंस देते थे। और कुछ काम को क्या बोलते थे कि ये काम तो बहुत गंदा है, ये काम बहुत पवित्र है, लेकिन दूसरे काम को क्या बोलते थे, ये काम बहुत अपवित्र है। जैसे मान लीजिए कचरा कचरा उठाने वाला आया तो हम लोग क्या जनरली क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी कचरा बेच रहा, कचरा तो बेचेगा नहीं सॉरी, कचरा उठाएगा तो आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कचरा वाला आया, कचरा वाला आया, कचरा देते हैं। कचरा वाला आया नहीं, कचरा साफ करने वाला आता है। कचरा हम लोग देते हैं तो हम लोग हैं कचरे वाले। तो हम लोग कचरा दे रहे हैं यानी कि कचरे वाले हम हैं, वो तो हम लोगों का कचरा को ले जाकर उसे अच्छी तरीके से सही जगह पहुंचाता है, यानी कि वो कचरा साफ करने वाला है। तो आजकल की सोसाइटी में भी हम लोग क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऊंची नीची गंदा अच्छा इस सारे चीजों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए बोला गया ना अभी बहुत चीजें कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बाकी है बहुत सारी चीजों को कम करना। यहाँ पे देखिए हम लोगों को इसी तरह कुछ बच्चे इधर बैठकर टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे को अलग बैठाए हैं, तो इस तरह का भी भेदभाव किया जाता था कि बच्चे क्या है जब गए पढ़ने के लिए तो उन्हें क्या है और बच्चों के साथ बैठाए नहीं जाते थे। तो इससे ये पता चला कि यहाँ जो 7 बच्चे हैं सभी एक उच्च जाति के बच्चे होंगे और ये जो है वो नीची जाति से आते होंगे, जिसके कारण इनमें क्या है डिफरेंसेस कर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए और आज के टीचर तो ऐसा नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल की बातें नहीं कर सकते, लेकिन आज के टीचर तो ये सारी चीजों को क्या है खत्म कर चुके हैं। हर एक बच्चा एक टीचर के लिए समान होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे ऊंची जाति को हो नीची जाति का हो, वो उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं किया जाता, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे चलिए आप लोगों को कुछ दिया गया है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म कब हुआ था, 1891 में, और उनकी मृत्यु यहाँ पे 1956। ये ये जो डेट दिया हुआ है 1891 से 1956 यानी उनका जीवन काल के बारे में बताता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है वो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म है वो कितने को हुआ था, 14 अप्रैल को 1891। तो इनको क्या भारतीय संविधान का पिता भी बोला जाता है और ये दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। और दलितों के सबसे बड़े नेता ये क्यों थे, क्योंकि ये खुद एक दलित थे, ये खुद एक दलित जाति से आते थे और इनका ये एक महार जाति के थे, इसलिए इनको दलितों का सबसे बड़ा नेता भी ये कहलाए, क्योंकि ये खुद उस समुदाय से आए थे, वो चीज को फील किए कि किस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, किस तरह के लोग हम लोग से व्यवहार करते हैं। तो इसके कारण ये सोचे कि नहीं इसके लिए तो कुछ करना होगा, और जिसके लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, क्योंकि उनका भी जन्म क्या था एक अछूत मानी जाने वाली जाति में हुई थी। क्योंकि पहले के जमाने में जो महार जाति के लोग थे उनको क्या वो बहुत गरीब होते थे और उनको अछूत माना जाता था। और एक तो भीमराव अंबेडकर जी जहाँ पे जन्म हुआ था इनका वो भी बहुत गरीब थे और उनके पास क्या थी, कोई भी जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था। और मेन बात है कि इस जाति में जो जन्म लेते थे तो जो काम पिता कर रहे हैं वही काम उनके पुत्र को करना पड़ता था। इसी तरह दर पीढ़ी क्या है वही कामें चला करती थी, क्योंकि आगे उन लोगों को बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता था, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी।
और जो लोग दलित जाति के होते थे उनको सोसाइटी में एक अलग ही जगह रखा जाता था, यानी कि जहाँ पे गांव है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे उच्च जाति के लोग अपने यहाँ रहते थे कि नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे, और उन्हें कोई साइड सा जगह दे दिया जाता था जहाँ पे वो लोग अपना रहन सहन खान पान यानी कि निवास करते थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, यानी कि इस दलित जाति में तो बहुत लोग जन्म लिए, लेकिन अंबेडकर जो थे वो अपनी जाति में यानी कि महार जाति में पहले ऐसे व्यक्ति थे जी जो क्या है कॉलेज में अपनी पढ़ाई को पूरा किए थे और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो ऐसा है ना कि कोई कहीं ना कहीं कोई एक इंसान होता है जिसके मन में वो बातें आती हैं और वो बदलाव की शुरुआत करता है। तो इसी तरह अंबेडकर जी भी क्या थे, अपनी जाति में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज तक की पूरी, और उस टाइम बहुत बड़ी बात है कॉलेज तक की, उस समय तो स्कूल पे जाना सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग को स्कूल में जगह मिले कि हम लोग भी थोड़ा पढ़ाई कर सकें जो दलित जाति के लोग होते थे। लेकिन क्या है, ये कॉलेज तक की उस समय पढ़ाई पूरी किया, प्लस वकील बनने के लिए क्या है इंग्लैंड भी गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, और वो और भी दलितों को बोले कि आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बदलाव इन्होंने लाया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। और यही है कि पहले तो था कि दलितों को उसी तरह देखा जाता था, तो वो लोग भी उस पे ही मान के बैठ गए थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने कोशिश किया, वो लोग को भी समझाया कि नहीं आप लोग भी पढ़ सकते हैं, आप लोग भी कॉलेज जा सकते हैं, आप लोग भी जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं, आप लोग भी एक अच्छी सी सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं। पहले क्या था कि दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई बार प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व भी किया। और पहले क्या था कि दलितों को मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने के लिए दिया जाता था, कोई भी मंदिर में जाने का क्या था मनाही था कि नहीं आप लोग दलित हैं आप लोग मंदिर में तो घुसना नहीं। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। तो वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो क्या है बिना भेदभाव के हर एक इंसान को एक तराजू में तौले, यानी कि हर एक इंसान को एक नजरिए से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया, और वो क्या किए आगे अपने धर्म को चेंज कर लिए, जो कि बोला जाता था कि आप जो धर्म में पैदा हुए वो कभी चेंज नहीं कर सकते, आप जो धर्म में पैदा हो गए तो आप उसी के बन के रह जाते। लेकिन उन्होंने उसमें भी परिवर्तन लाया और ये अपने जो धर्म था महार जाति में जो हिंदू धर्म में आता है उसे चेंज करके बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना ही कुछ ना कि कुछ ही लोगों की। और इनका मानना था कि देखिए कहीं ना कहीं दलितों की भी क्या थी गलती थी कि वो लोग अपने खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, वो लोग भी उस चीज को मान कर बैठ गए थे कि नहीं हम दलित हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो होते ही रहेगा। वो आगे आने वाले अपने बच्चों को भी इसके लिए छोड़ देते थे कि ऐसा ही होता है, समझाते थे कि आगे ऐसा ही होगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने ये बदलाव किया और वो बोले कि उन्हें भी क्या है उनके खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसा सोसाइटी बना पाए जिसमें सभी को एक नजरिए से देखा जाता है, एक तरह की इज्जत दी जाती है, ना कि कुछ लोगों को बांट दिया जाता है कि ये लोग हैं तो इनको ज्यादा इज्जत दिया जाएगा और ये लोग हैं तो उनको अलग रखा जाएगा, इन्हें कुछ भी इज्जत नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी क्या है अम्बेडकर जी करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बताया जा रहा है, कोरेगांव की स्टोरी बताया जा रही है कि कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। यहाँ पे इन्हीं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है पूरा स्टोरी बताई गई है कि भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। तो ये सारी बातें क्या है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताई गई है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सारी चीजें तो हो गई हम लोगों के साथ। यहाँ पे देखें कि कितने भेदभाव है, किस तरह के भेदभाव होते हैं, क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो अब ये भेदभाव को मिटाने के लिए क्या क्या संघर्ष किए गए ताकि हमारा समाज एक हमारा जो समाज है वो हर तरह से क्या हो भेदभाव से अलग हो, यानी कि यहाँ पे समानता
हो, ना कि असमानता, यानी कि सभी जितने भी लोग हैं सभी एक समान हो, एक तरह के उन्हें अवसर मिले, एक तरह से सभी पढ़ाई कर सके, एक तरह से सभी लोग घूम फिर सके। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें क्या है, संघर्ष भी की गई हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। तो ब्रिटिशों के टाइम से ही क्या है, ये सारी चीजें चलते आ रही हैं और उस समय भी बहुत सारे लोग अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कास्ट के लोग बटे हुए थे। तो उस समय से ही क्या है, चली आ रही थी और इसकी शुरुआत क्या हुई, उसी समय ब्रिटिशों के टाइम से ही क्या हो गई, शुरू हो गई इसमें बदलाव लाने के लिए। दलित, औरत, जनजातीय लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब ब्रिटिश आए यहाँ पे, जब उन्हें भगाने की बारी आई भारत से, तब क्या हुआ, साथ ही दलित हो गए जिन्हें नीच जाति का बोलता जाता था, औरत हो गई, यानी लड़कियों को भी पहले पूरी तरह से अधिकार नहीं दिया गया था, जितने भी जनजातीय लोग हो गए, किसान हो गए, ये सभी क्या किए, अपने अपने खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। और हम पहले ही बताया कि पहले उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, फिर क्या किया इन्होंने, उसके लिए भी लड़ाई की। महिलाओं ने मांग किया कि पुरुषों के जैसा उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तब जाकर आज जो हम सोसाइटी देखते हैं, इतना अच्छा सोसाइटी हम लोगों के पास है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने कितनी ज्यादा मेहनत की है ऐसा सोसाइटी बनाने के लिए, क्योंकि पहले जिस तरह की सोसाइटी उसमें लोग कितने अपने आप को मजबूर पाते थे, वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे चाह कर भी। लेकिन अभी का सोसाइटी क्या है, हम जो चाहते हैं कर पाते हैं, जहां भी घूमना चाहते हैं, जिस मंदिर में जाना है, जिस मस्जिद में जाना है, जिस गुरुद्वारे में जाना है, जिस चर्च में जाना है, हम लोग सभी तरह का धर्म क्या है अपना सकते हैं। हम लोग हर तरह का धर्म को एंजॉय कर सकते हैं, हर तरह का खाना खा सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग को क्या है, अपने पूर्वजों की ही ये देन है जो हम लोगों को आज ये सोसाइटी देखने के लिए मिल रहा है, इतना अच्छा सोसाइटी। वैसे उन्हें भी अधिकार मिले, यहाँ महिलाओं की बात जो शिक्षा के अधिकार के बारे में वो चाह रही थी, किसान चाह रहे थे और दलित चाह रहे थे कि उनको भी अपनी जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा मिले। यानी कि पहले क्या होता था कि किसान जो थे उनसे बहुत ऊंची दर यानी कि टैक्स लिया जाता था, जितना उन लोगों का उपज नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा टैक्स ले लिया जाता था, जिससे उन्हें भी बहुत परेशानी होती थी। अब 1947 में भारत जब आजाद हुआ, यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ, तो एक राष्ट्र बन गया। तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह के असमानताओं पर विचार किया। अब जब ब्रिटिशों से हमारा देश आजाद हुआ, तो ये एक राष्ट्र की तरह यानी कि सभी को एक धागा में पिरोने के लिए बहुत सारे हमारे जो नेता थे उन्होंने कोशिश की। और सभी ने क्या है, समानता लाने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की, वो हम लोग यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है, लोग देखते हैं। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। और जब संविधान को लिखा जा रहा था तो वो लोग उस बात से भली भांति थे, वो लोग परिचित थे, यानी कि अवेयर थे कि किस किस तरह के हमारी सोसाइटी में भेदभाव किए जा रहे हैं, किस किस तरह से लोग क्या है एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपने अपने सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करते हैं, अपने से अलग रखते हैं। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं थी, ये सारे चीज क्या है संविधान बनाने के समय उन्हें पता था, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी के हिस्से थे। तो वो भी देखते आ रहे थे कि कैसी कैसी बातें हमारे सोसाइटी में अच्छी बातें हैं, कौन कौन सी बुरी बातें हैं। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने बहुत सारी सुधार किए हमारे संविधान को रचने में, इसलिए इतना मेहनत किया ताकि सारे समाज को एक धागे में पिरोया जा सके। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे। अभी इनमें से एक भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम लोगों ने जाना। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। इसलिए संविधान को इस तरीके से तैयार किया गया ताकि हमारे सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति ना छूटे और हर एक व्यक्ति को क्या है, बराबर का अधिकार मिले। इसके वजह से हम लोगों को क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि हर एक व्यक्ति की वो क्या किसी के लिए डिफाइन है कि ये व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है, ये व्यक्ति के लिए नहीं, नहीं है ऐसा। क्योंकि हर एक जो भारत का नागरिक है, जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, हर एक किसी को क्या है हमारा मौलिक अधिकार प्राप्त है।
जो हम सभी भारतीयों को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है और हमें क्या करती है, ये एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, ना कि अलग अलग धर्मों के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, समान अवसर है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, यही बोला गया, यही अस्पृश्यता यानी कि जो कुएं में जाने के लिए रोका जाता था, कहीं भी हैंडपंप है तो उससे पानी नहीं लेने दिया जाता था नीची जाति को, तो यही है वह अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, एक अपराध की तरह देखा जाता है। अभी क्या है, अभी अगर आप किसी को रोकेंगे तो ये क्या है, एक क्राइम की तरह देखा जाता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, रोक देते थे तो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अभी डायरेक्ट रोकेंगे लोग तो क्या, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, बस जो रोका उसकी तो हवा टाइट है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, यानी कि पहले जो हम लोगों को छुआछूत देखने के लिए मिलती थी, जो दलितों के साथ होता था, अछूत बोला जाता था उन्हें, ये सारी चीजों को अब क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है कानून बनाकर। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। अभी जिसे जो काम करना है वो काम कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक है, कोई भी व्यक्ति उस पर प्रेशर नहीं बना सकता कि आप ये काम नहीं कर सकते। सभी को आजादी है कि वो अपने पसंद के हिसाब से काम को कर सकता है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। जितनी वैकेंसी अभी आती है, जितने भी हम लोग फॉर्म वगैरह देखेगा आप लोग, हर जितनी भी चीजें हैं सभी के लिए ओपन है, यानी हर एक इंसान उसमें जा सकता है। हाँ, उसमें अपना परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, तब जाकर आपको क्या होती है, नौकरी मिलती है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो इसमें और क्या बोला गया कि जो भी गरीब है, या तो जो मतलब कि मुख्य धारा से अलग है, यानी कि मान लीजिए कि एक सोसाइटी जिसमें सभी को शिक्षा का अधिकार है और एक ऐसा ग्रुप है जिसको शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, तो ऐसे सोसाइटी को भी क्या है, उनके साथ बराबरी में लाने के लिए, उनके साथ एक समानता में लाने के लिए, एक साथ खड़ा करने के लिए विशेष प्रावधान क्या है, विशेष कदम भी उठा सकती है। जिसके कारण आजकल विशेष कदम में आप मान सकते हैं रिजर्वेशन जो दिया जाता है, ये भी एक तरह का विशेष कदम है। जो लोग पहले पढ़ लिख नहीं सकते थे उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू क्या है, अभी क्या है, बराबरी में लाकर खड़ा करने की कोशिश, एक तरह का हमारा क्या है, विशेष कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ये हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे समानता ने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी क्या है, आज हम लोग कहीं ना कहीं असमानता आज भी मौजूद है। वो हमारे आसपास नहीं दिखता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं किसी और से पूछेगा तो शायद वो बहुत अच्छे से अनुभव किया हो इस चीज को आज भी, जो हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह हो सकता है कि हम दो चार लोगों को देखकर नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से क्या है, हम लोग एक समान हो गए हैं। कहीं ना कहीं आज भी क्या है, असमानता हमारे समाज में मौजूद है, अनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में आज भी है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। आज समानता एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोग को लगातार क्या है, कोशिश करने की आवश्यकता है। हमें हमेशा इसके लिए प्रयासरत होना होगा, तभी जाकर हम पूरी तरह से समानता को ला पाएंगे अपनी सोसाइटी में। यहाँ पे देखिए भारत का संविधान, यहाँ पे आप लोग को उद्देशिका दिया गया, यानी कि प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी तीन तरह का न्याय का बात कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं
तो ये हमारा क्या है, पूरा प्रस्तावना बताया गया कि हमारे संविधान में क्या है, किस किस चीज के बारे में बात की गई, यानी कि संविधान का जो एक निचोड़ बोलेंगे तो वो हमें प्रस्तावना में मिलता है। कि प्रस्तावना को अगर हम पढ़कर बहुत सारी चीजें क्या है संविधान के बारे में जान पाते हैं कि हमारा संविधान क्या क्या अधिकार देता है, किस किस तरह का न्याय देता है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिए आज का चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है, जिसमें से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। और आप लोग क्या करेंगे, इसे एक बार रीडिंग करेंगे अपने से तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सारी बातें इसमें जो मैंने बताया आप लोग रिलेट कर पाएंगे, क्या क्या बातें इसमें बोली गई है, तो आप लोग इसको देख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद है, ये आप लोगों को अगर हेल्प भी करता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगर जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा थर्ड चैप्टर का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।